प्रीवियस ईयर 2021-22 के नाम से ये तीनों टॉपिक का वीडियोज हम अब तक बनाए हुए हैं। और जैसे कि पहले भी पता है कि जब सी-टेट का 2021-22 में एग्ज़ाम हो रहा था तो उसमें कई सारे प्रश्न रिपीट हो गए थे। क्यों हो गए थे कि जैसे मान लिया जाए कि सीडीपी में आपको 20 टॉपिक पढ़ना है और 20 टॉपिक पढ़ना है और 23 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो सोचिए कि एक टॉपिक से उसको 23 प्रश्न लेना है तो उसको नहीं मिल पा रहा था, तो उन्हीं सब प्रश्नों को रिपीट कर दिया। और मेरी सलाह है कि 2022 दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम में भी इसी तरह से रिपीट होंगे, क्योंकि अब प्रश्न बचा ही नहीं है उस टॉपिक से। इसीलिए चैनल पर जो पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आज का टॉपिक में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी, जो 4 जनवरी 2022 को पूछा गया है और इसमें 15/15 हिंदी पेडागोजी होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। देखिए ये लेखन कौशल है। जैसा कि पता है कि कौशल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका श्रवण, दूसरा वाचन, तीसरा पठन और चौथा लेखन। देखिए ये शब्द का अर्थ क्या है। श्रवण मतलब सुनना, लेकिन सिर्फ सुनना ही श्रवण कौशल नहीं है। वाचन मतलब होता है बोलना, सिर्फ बोलना ही हमारा वाचन कौशल नहीं है। पठन में पढ़ लिए तो सिर्फ वो कौशल नहीं है। लेखन में भी उसी तरह का। तो श्रवण मतलब क्या होता है, सुनना। जब कोई बोल रहा हो, हम उनके अर्थ को समझते हुए सुन रहे हैं, तो वो हमारा श्रवण कौशल है। यदि हम सामने वाले के बोले हुए शब्दों को, वाक्यों को या भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो ये हमारे अंदर श्रवण कौशल नहीं होगा। यानी सुन तो रहे हैं लेकिन हम अर्थ अस्पष्ट करते हुए नहीं सुन पाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई चाइनीज आ जा हाइचुंग बाइचुंग कह दे, तो अब सोचिए कि हम अर्थ ही नहीं समझे, सुन तो लिए, ये हमारा श्रवण कौशल नहीं हुआ। उसी तरह वाचन में भी क्या हुआ कि हम जो बोलते हैं सामने वाला उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए समझ जाए, या हम जो बोल रहे हैं अर्थपूर्ण शब्दों को बोल रहे हैं, तो हमारे लिए वो वाचन कौशल हो गया। पठन, जब हम कोई पुस्तक हो, किताबें हो या मैगजीन हो या पेपर हो, जब हम उसको पढ़ते हैं और उसके अर्थ को भी समझते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पठन कौशल हो जाएगा। और लेखन कौशल भी उसी तरह, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो अर्थ स्पष्ट हो रहा है मेरा, हम अर्थ समझ पा रहे हैं, तभी वो हमारे लिए लेखन कौशल कहलाएगा। लेखन मतलब सिर्फ लिखना होता है। लेकिन आपका सवाल क्या है कि लेखन कौशल का उच्चतम स्तर, ये स्तर चारों हैं लेकिन उच्चतम स्तर, सही वर्तनी, संयुक्ताक्षर लिखना, लेख लिखना, वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। देखिए ये सही वर्तनी आप लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सिर्फ लेखन कौशल है लेकिन ये उच्चतम स्तर नहीं है। संयुक्ताक्षर जैसे अक्षर लिख रहे हैं, त्र लिख रहे हैं, जिसमें कई अक्षर मिला हुआ है, तो वो लिख लिए तो क्या आपके अंदर लेखन कौशल हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। लेख लिखना, ये आंसर होगा। लेख लिखना, जब हम किसी चीज़ पर लेख लिखते हैं, जैसे हमारा विद्यालय, गाय हो जाए, नहीं पार्क हो जाए, मेरा भारत हो जाए, तो इस पर जब लेख लिखेंगे तो ये सभी चीज़ आ जाएगा। सही वर्तनी भी हो जाएगा, संयुक्ताक्षर भी लिखेंगे और वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग भी कर लेंगे, तो ये लेख लिखना लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। आप एक भाषा शिक्षक हैं और पाठ्य सामग्री को किस रूप में अपनाना चाहेंगे? मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, अमूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, मूर्त, विवरणात्मक और अवधारणात्मक, अमूर्त, अवधारणात्मक। देखिए कॉन्सेप्ट तो नहीं अपनाएंगे, बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट 1 to 5 में नहीं होगा। हम क्या अपनाएंगे? मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। यानी बच्चों के लिए वो वही चीज़ हो जो उसको देख सके और छू सके, और उसी का हम क्या करेंगे? विवरण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से भाषा शिक्षक के लिए ज़्यादा उपयोगी पाठ्य सामग्री होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है सहचर्य जन्य,
सुमेलन, युक्तिजन, सामाजिक। देखिए सामाजिक की बात तो वाइगोत्स्की करता है, सहचर्य की बात भी जो है ना स्किनर करता है, सुमेलन की बात करता है नहीं कोई। युक्तिजन, देखिए ये आपको प्रश्न ये वाला आपके लिए घुमाया हुआ है। पियाजे क्या करता है? युक्तिजन। और आपको युक्ति कब होगा? जब आपके अंदर संज्ञान होगा। तो यही बात कह रहा है कि बच्चों में जब संज्ञान हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, तभी जो है भाषा अर्जन की प्रक्रिया उसमें संपन्न होगी। यानी दो बातें हैं, पियाजे पहले कहता है कि भाषा सीखता है पियाजे के अनुसार तब संज्ञान होता है, लेकिन पियाजे इसी को उल्टा कहता है बच्चों में भाई संज्ञान होगा, पहले संज्ञान होगा तभी भाषा सीखेंगे। तो ये दोनों बातें हैं, ये वाइगोत्स्की कहता है और ये पियाजे कहता है। तो ये इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? चलिए ऑप्शन देखने से पहले ये आपको बता देते हैं कि कोई बच्चा यदि घर की भाषा और स्कूल की भाषा, मतलब वो स्कूल आता है तो उसके लिए दूसरी भाषा हो गया, तो बच्चों को क्या कहिएगा आप कि आप अपना घर का भाषा मत बोलो, पीटेंगे, मारेंगे, पनिशमेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे? उस भाषा को उसके संसाधन के रूप में, जिसको कहते हैं बहुभाषिकता के रूप में हम प्रयोग करेंगे। और ये NEP 2005 भी बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है। याद रखिएगा, हम आपके लिए NEP 2020 के जितने पूछे हुए सीटेट में हैं, कम से कम 100-150 सभी शिफ्ट में और सभी सब्जेक्ट में हम एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वो वाला वीडियो आपको मिल जाए। तो देखते हैं ऑप्शन हम लोग, उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, बिल्कुल नहीं। कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, यही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, ट्रांसलैंग्वेजिंग, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना संबंध में इन कथनों ओ और व पर विचार करें। कथन और ट्रांसलैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। ट्रांसलैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गए भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी में व्यवहार करना है। देखिए क्या कहता है, ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या होता है? जैसे कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जब कहीं पर मीटिंग वगैरह होता है, जैसे सेमिनार वगैरह होता है, जैसे मान लिया जाए कि एक देश दूसरे देश के प्रधानमंत्री वगैरह जाते हैं, वहाँ पर सब बैठे हुए हैं। अब चीन के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री तो नहीं समझ पाएंगे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। तो उसके लिए एक ट्रांसलैंग्वेजिंग होता है। वो क्या बोल रहे हैं आप अपना कान में लगाइए, आपको ट्रांसलेट करके आपका अपना लैंग्वेज दे देगा। तो ये कहते हैं इसको ट्रांसलैंग्वेजिंग। तो क्या है ओ में कहता है कि ट्रांसलैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप। बिल्कुल सही बात है, ये लचीला स्वरूप है, क्योंकि बहुभाषावाद को बढ़ावा मिलता है। अब कहे कि नहीं चाइनीज वाला है, हम चाइनीज में बोलेंगे, आपको सुनना भी है वही और समझना भी वही है, तो वो क्या हो जाएगा? कठोरपन हो जाएगा, लचीलापन नहीं होगा। ट्रांसलैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना। ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यदि वो ट्रांसलैंग्वेजिंग नहीं होगा तो दूसरे भाषाओं को हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाए तो हमारे और उसके बीच में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी सही है। तो अ सही है, ब गलत है? नहीं। अ गलत है, ब सही है? नहीं। ओ और ब दोनों सही है, तो एकदम सही है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं, खिलौने। तो इसका आंसर ऑफिशियल भी है, ऑप्शन नंबर 2 साहित्य। अगला प्रश्न है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया TRP में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? TRP कुल भौतिक प्रतिक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? शिक्षक की, अभिभावक की, परिवार की, विद्यार्थी की? TRP में शिक्षक की होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर
पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? अभी आपको बताएं फर्स्ट प्रश्न में कि पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? पढ़ना, और पढ़ना भी कैसे? अर्थ ग्रहण करते हुए, अर्थ को समझते हुए पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? पठन कौशल है। तो एनईपी 2000 2005 भी यही कहता है। शुद्ध उच्चारण करना? नहीं। अक्षरों को पढ़ना? नहीं। समझ के साथ पढ़ना। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? शैक्षिक पक्ष क्या है भाषा की पाठ्य पुस्तक का? पुस्तक की वर्तनी, पुस्तक में चित्रों का स्थान, विषय वस्तु का चयन, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। देखिए ये सब हो सकता है, लेकिन उत्तम हमेशा आपको बताएं कि सीटेट हमेशा उत्तम आंसर खोजता है, सर्वोत्तम आंसर खोजता है। पुस्तक में वर्तनी तो रहेगा ही, वर्तनी मतलब स्पेलिंग वगैरह। पुस्तक में चित्रों का भी स्थान हो सकता है, विषय वस्तु का चयन ये भी हो सकता है, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु ये भी हो सकता है। लेकिन सटीक क्या है? विषय वस्तु का चयन। हम किसी भी भाषा पाठ्य पुस्तक में क्या क्या विषय वस्तु देंगे, ये चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहते हैं? यानी संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहते हैं। समाहांत पर मैं सुबह जा रहा है, फिर मैं शाम 5 बजे तक वापस आऊँगा। अपने मित्र से पूछे कि वह समाहांत होगा, समाहांत में कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों। तीसरा, अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखते हैं। देखिए इस प्रश्न के बारे में, ये प्रश्न सीटेट वेबसाइट में भी इसी तरह का प्रश्न है। थोड़ा स्पेलिंग एरर है, सेंटेंस एरर है, जिसके कारण समझ में बहुतों को नहीं आया। बाद में हालांकि इसका जो है नंबर वगैरह दे दिया। तो इसका तीनों आंसर जो रखा हुआ है, तीनों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, स्टीफन क्रैसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? अचेतन प्रक्रिया है, सीखना चेतन प्रक्रिया है, सुनना चेतन प्रक्रिया है, अर्जन हो गया है, अर्जन यानी ग्रहण करना, फिर संप्रेषण ये भी चेतन प्रक्रिया है। तो अचेतन प्रक्रिया क्या है? अर्जन करना, किसी चीज को ग्रहण करना अचेतन प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे का व्यापक उपयोग करते हैं, जो बच्चे का व्यापक उपयोग करते हैं, वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। जो बच्चे का व्यापक उपयोग करते हैं, यानी भाषा का, बच्चे भाषा का, यहाँ भाषा छूट गया, भाषा का व्यापक उपयोग करते हैं, वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, निजी भाषण, मौन भाषण। देखिए वाइगोत्स्की क्या कहता है? प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण, निजी वाक, निज वाक। प्राइवेट स्पीच क्या होता है कि जब भी बच्चे कोई काम करते रहते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ बुदबुदाते हैं, बड़बड़ाते हैं। तो आप जब नोटिस कीजिएगा ना, तो वो इसलिए बुदबुदाते हैं या बड़बड़ाते हैं कि वो अपने गति को कार्यों को गति दे सके, यानी जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से बना सके। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश होता है। भाषा का विकास डैश होता है। निजी से व्यक्तिगत, निजी से सामाजिक, आत्म केंद्रित से सामाजिक, सामाजिक से आत्म केंद्रित, यानी निजी से व्यक्तिगत, यानी निजी से व्यक्तिगत। पियाजे कहता है कि पहले भाषा क्या होगा? निजी होगा उसका, जब वो संज्ञान कर लेगा तभी। तो निजी से व्यक्तिगत, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए दें,
विद्यार्थियों को पुस्तक से संरचनाओं को याद करने के लिए कहें, याद तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। विद्यार्थियों को विभिन्न संरचना और कोई एक प्रदत्त कार्य दें, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थी को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें, यानी बच्चों को जैसे अन्वेषण करने, खोज करने वाला बात आए तो समझिए वही पक्का होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये था 4 जनवरी 2022 को पूछे गए हिंदी पेडागोजी। उम्मीद करते हैं इसी सेट से आपका 2-4-5 प्रश्न जरूर रिपीट हो। और अब तक देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपका आने वाला आपको हर वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।